भी आपको इस प्रोग्राम के थ्रू अगर जॉब मिलती है, चाहे वो 24 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 26 हो, उससे आगे 3 साल तक आपकी जॉब रहेगी। इसके अलावा जो सबसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आपको ये एम्प्लॉयर्स मिलेंगे कैसे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो न्यूज आती रहती है ना, फेक LMIAs, ये वो फलाना ठिकाना, इस टाइप के एम्प्लॉयर्स यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। एक ऐसी फील्ड जिसकी आगे जाके कनाडा में बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahal and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, आज मैं ऐसे प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही जल्द कनाडा इमिग्रेशन के थ्रू लॉन्च होने वाला है, और आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, ताकि जब भी ये प्रोग्राम लॉन्च हो आप जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले सकें। इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी बात आपसे डिस्कस करनी है। एक ऐसी फील्ड के बारे में आपको बताने वाला हूं जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कनाडा में उसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है, जिसकी डिमांड को कोई नहीं रोक सकता। और वो फील्ड कौन सी है, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो सबसे जरूरी बात जो हम लोगों को पता होनी चाहिए वो है इस प्रोग्राम के की बेनिफिट्स, जिससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। पहला बेनिफिट तो ये है, ये प्रोग्राम जो है इसमें जो आपको वर्क परमिट मिलेगा वो मिलेगा 3 साल का। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, बल्कि 3 साल का। अगर आप अब तक आपको अगर पता होगा LMIA के थ्रू जो वर्क परमिट्स मिलते हैं वो तो या 1 साल के मिलते हैं या 2 साल के, बट इस प्रोग्राम में जो वर्क परमिट मिलेगा वो मिलेगा 3 साल का। अब इसका डायरेक्ट फायदा कहां होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पता होगा, अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि कनाडा में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर तो आपका फैमिली के साथ प्लान है कनाडा में PR लेने का, तो उस केस में अगर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 56 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। इट मींस आप जब एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल अपनी बना रहे हैं उसमें जितने भी पॉइंट्स आपके हैं उसमें 56 पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपका प्लान है आप कनाडा में अकेले PR अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में 3 इयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसके आपको मिलेंगे 64 पॉइंट्स। उसके अलावा जो भी आपकी सैलरी होगी वो होगी एट पार टू द लेवल जो परमानेंट रेजिडेंट्स को वहां पे की जाती है या फिर कैनेडियन सिटीजन्स को पे की जाती है। इस अगर आप वर्क परमिट पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको उनसे कम सैलरी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एट अ पार लेवल पे दी जाएगी। द ओनली थिंग दे आर लुकिंग एट इज आपके जो स्किल्स हैं वो किस लेवल के हैं। तीसरा जो बेनिफिट आता है वो है वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस। जो आपके वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस होंगे कंपनी में, दैट विल बी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। हमने कुछ न्यूज में सुना है कि वहां पे कुछ जो अनएथिकल एम्प्लॉयर्स हैं वो वहां पे जो एम्प्लॉयज जो कि वर्क परमिट पे गए हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो उस स्टैंडर्ड से नहीं करते हैं। बट अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर मिला जो कि एम्प्लॉय की लिविंग कंडीशंस या वर्किंग कंडीशंस के साथ खेल रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उसको परमानेंटली बार्ड कर दिया जाएगा वर्क परमिट देने से टू फॉरेन नेशनल्स। गाइस, ये कुछ लिस्ट है एम्प्लॉयर्स की जिनको प्रीवियसली मॉनेटरी पेनल्टी मिली गई है या फिर जिनको परमानेंटली बैन भी किया गया है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। तो उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप इन कंपनी से तो एटलीस्ट थोड़ा दूर रहें। कंपनी का नाम है, वो क्या बिज़नेस करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, रीजंस क्या थे। जैसे किसी कंपनी के 6 रीजंस है, किसी कंपनी के 2, किसी के 17 रीजंस हैं। एंड यहाँ पे पेनल्टी भी लिखी गई है, कितना कितना पेनल्टी उनको मिली थी। तो इसकी लिस्ट मैं आपसे शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन पे, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। अब कोई भी ऐरा गैरा एम्प्लॉयर आके इस प्रोग्राम के बारे में टिकट नहीं मांग सकता। इस प्रोग्राम में पार्ट होने के लिए बहुत ही प्रॉपर एंड रिगरस असेसमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर उसकी असेसमेंट पास हो जाती है वो तभी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अब जो प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम। जैसे आपने नाम सुना, इट्स अ पायलट प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि ये कुछ टाइम के लिए इसको टेस्ट किया जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल लगा कैनेडियन गवर्नमेंट को तो उस हिसाब से इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। अब एम्प्लॉयर जो है उसको इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जो एम्प्लॉयर को अगर इस प्रोग्राम में एलिजिबल होना है उसको ऑलरेडी 3 LMIAs पॉजिटिव मिले होने चाहिए ESDC से। ESDC का मतलब है एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कनाडा। ESDC ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिटरमाइन करती है कौन से एम्प्लॉयर्स LMIA के लिए एलिजिबल रहते हैं या LMIA के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन 2019 से अब तक कम से कम
3 पॉजिटिव LMIAs उनको मिल चुके हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे। उसके अलावा और कोई नहीं होगा। मगर इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो भी एम्प्लॉयर्स इस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस या जो वर्कर को प्रोटेक्शन दी जाएगी वो टॉप स्टैंडर्ड की होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉयर का एक भी नेगेटिव LMIA हुआ, मतलब एक भी ऐसा LMIA जो कि उसका रिजेक्ट किया होगा पास्ट में, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो न्यूज आती रहती है ना, फेक LMIAs, ये वो फलाना ठिकाना, इस टाइप के एम्प्लॉयर्स यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सेफ दिस REP प्रोग्राम इज गोइंग टू बी, स्पेशली फॉर द वर्कर्स लाइक यू एंड मी। और सिर्फ LMIA नहीं, अगर किसी भी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट भी होगी पास्ट में, जैसे कि एग्जाम्पल जो टेम्परेरी वर्क है उसकी प्रॉपरली हेल्थ केयर के बारे में ध्यान नहीं रखा गया, वहां पे जो वर्किंग जहां करनी है वहां की कंडीशंस खराब हैं, या सेफ्टी के लिए ध्यान नहीं रखा गया, या उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट्स भी रेज की गई हैं बाय द एम्प्लॉयज, वो भी एम्प्लॉयर्स इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब जो एम्प्लॉयर है उसको REP के लिए सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब वो LMIA के लिए अप्लाई कर रहा है उसी टाइम पे वो REP के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब हम बहुत सारा LMIA के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पहली बार मेरी वीडियो देख रही होगी, या हो सकता है उनको LMIA के बारे में पता ही नहीं होगा। अभी मैंने पहले बहुत बार LMIA के बारे में बता चुका हूं, बट स्टिल, और जिनको LMIA के बारे में पता है वो भी दोबारा सुन ले। 30 सेकेंड्स में मैं पूरा क्लियर कट बता दूंगा आपको LMIA एग्जैक्टली है क्या, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। So what is labor market impact assessment? A labor market impact assessment is a document that an employer in Canada may need to get before hiring a foreign worker. It means ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर को ESDC के थ्रू मिलता है बिफोर वो किसी फॉरेन वर्कर को हायर करें। फॉरेन वर्कर वो होते हैं जो कि ना ही परमानेंट रेजिडेंट हो और ना ही कैनेडियन सिटीजन हो। इनके अलावा बाकी सब जो लोग वहाँ टेम्परेरी वर्कर्स के अंदर आते हैं वो सब फॉरेन वर्कर में अकाउंट होते हैं। तो चाहे वो वहाँ पे कनाडा में बैठे हों, वो या वो कनाडा से बाहर किसी भी कंट्री में हो, अगर किसी एम्प्लॉयर को उनको ऑफर लेटर देना है और उनको हायर करना है अपनी कंपनी के लिए, तो उनको ये लेटर जो है LMIA, ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है ESDC के थ्रू। A positive LMIA will show that there is a need for a foreign worker to fill the job. देखिए ये इतना आसान भी नहीं होता एम्प्लॉयर के लिए। उससे पहले उनको 2-3 मंथ्स की प्रूफ दिखाना पड़ता है कि उन्होंने 2-3 महीने जॉब की पोस्टिंग की है अलग अलग पोर्टल्स में, जैसे कि जॉब बैंक, इंडीड वगैरह, और उसमें पोस्टिंग करके उन्होंने बहुत सारी इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। मगर कनाडा में जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या फिर जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, उनको इंटरव्यू करने के बाद उनकी पोजीशन फिल नहीं हो पा रही है, उनमें वो स्किल्स नहीं हैं जो कि उनको उस पोजीशन के लिए चाहिए। तो इसी कारण हमें वो फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उनके अलावा भी आगे लोगों को हायर करने की परमिशन दी जाए। It will also show that no Canadian worker or permanent resident is available to do the job, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। A positive LMIA is sometimes called a confirmation letter. If the employer needs an LMIA, they must apply for one. जैसे मैंने आपको बताया कि उनको पहले ये दिखाना पड़ता है कि उन्होंने ये सब ट्राई किया, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट के प्रोसेसेस के थ्रू भी जाना पड़ता है जो कि ESDC के द्वारा रखे गए हैं। ये इतना आसान भी नहीं है। तो उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो उनको फिल करके ESDC को सबमिट करने होते हैं। Once an employer get the LMIA, the worker can apply for a work permit. तो इसका मतलब जैसे ही एम्प्लॉयर को LMIA मिल जाता है तो वो एम्प्लॉयर उस LMIA को वर्कर को हैंड ओवर कर देता है और वर्कर उस LMIA की हेल्प के थ्रू वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट अ वर्कर नीड्स, तो वर्कर को वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए एक तो जॉब ऑफर चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कंपनी से, एक वही कॉपी ऑफ LMIA, और LMIA लेटर के ऊपर एक LMIA नंबर भी होगा, वो भी चाहिए होता है। अब जो ये प्रोग्राम है इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है हमारा सितंबर 2023 में, दैट इज
दिस कमिंग मंथ। और उस प्रोग्राम में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड है, कौन कौन से नॉक कोड्स इंक्लूडेड है, उसकी लिस्ट मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। गाइस, ये लिस्ट को बताने से पहले मैं आपको ये वेजेस के अंदर एक जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। वेजेस के नीचे जो पहला पैराग्राफ है उसको छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ में देखेंगे लिखा हुआ है फॉर द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट you must pay the prevailing wage which is defined as the highest of either the regional medium wage salary posted on job bank। इसका मतलब ये है कि आपको जो सैलरी एम्प्लॉयर पे करेगा वो लो वेज की नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम मीडियम वेज सैलरी की होगी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी हुआ है कि आप मीडियम वेज सैलरी को कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको कुछ नहीं जाना, यहाँ पे जॉब बैंक पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई भी पोजीशन को फिल करना चाहते हैं, जैसे कि हम डेटा एनालिस्ट को डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर इस पोजीशन के लिए एम्प्लॉयर को आपको हायर करना है कनाडा में कहीं भी, तो उनको कम से कम आपको मीडियम सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक जगह लिखा है आपका लो, मीडियम एंड हाई, तो कम से कम मीडियम सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, जैसे नोवा स्कोशिया में लिखा है 38.46, न्यू ब्रम्सविक में 37.91, ये पर आवर वेज है डॉलर्स में, क्यूबिक में 33.65 वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे जॉब बैंक में जाके अपना नॉक कोड डाल के ये चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में मिनिमम आपको कितनी मीडियम सैलरी मिलेगी एम्प्लॉयर के थ्रू इस प्रोग्राम में, जो कि है हमारा रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम। अब हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं पहले फेज़ में एंड फेज़ 2 में। जो फेज़ 1 में जो प्रोग्राम्स आते हैं वो हैं ये वाले नॉक कोड्स 85100। हम नॉक कोड 2021 के नीचे देखेंगे 85101, 84120 एंड 85103। ये ज़्यादातर जो नॉक कोड्स हैं ये एग्रीकल्चर रिलेटेड ही लग रहे हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक लेबरर्स, हार्वेस्टिंग लेबरर्स, नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबरर्स एंड सो ऑन। इसके अलावा जो फेज 2 है वो शुरू होने वाला है जनवरी 2024 में, जो कि 3 to 4 मंथ्स डाउन द लाइन है। और उसमें जो लिस्ट है वो करीब 88 नॉक कोड्स की है, उसकी भी डिटेल्स मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ऑक्यूपेशन 2 की जो लिस्ट है जो हमारी जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी, उसमें अगर आप नॉक कोड्स देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन से दिख रहे हैं मेरे को। इंजीनियर्स आ गए, इसमें आर्किटेक्ट्स आ गए हैं, लैंडस्केप, लैंड सर्वेयर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, स्पेशलिस्ट इन सर्जरी 31101 है जिसका, देन यू हैव ऑप्टोमेट्रिक्स 31111, you have physicians, dietitians, physiotherapist, occupation therapist, medical laboratory technologist, so mostly healthcare के हैं हमारे इस लिस्ट में। उसके अलावा पुलिस इन्वेस्टिगेटर, होम सपोर्ट वर्कर्स भी आगे हैं, फूड सर्विस सुपरवाइजर, शेफ्स, कुक्स, बुचर्स, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स, कारपेंटर्स, मशीन फिटर्स, ये हमारे ट्रेड प्रोफेशंस के भी आगे हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, लाइफ स्टॉक लेबर्स, हार्वेस्टिंग लेबर्स। आई थिंक ये जो पहला प्रोग्राम मेरे को लग रहा है ऐसे बहुत देर बाद जिसमें आईटी के नॉक कोड्स नहीं दिख रहे, बाकी ऑलमोस्ट सारे हैं। तो दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ आई वुड से। तो अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है तो प्लीज़ आरईपी पे ज़रूर ध्यान रखें। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो भी एम्प्लॉयर्स इसमें एलिजिबल होंगे, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कि उनके पास 3 पॉजिटिव LMIs इशू हुए होने चाहिए 2019 के बाद। उसके अलावा ये प्रोग्राम में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए आपको हायर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि आपको ये एम्प्लॉयर्स मिलेंगे कैसे। सबसे बड़ी फाइट तो यही होती है। देखिए, ये आपको एम्प्लॉयर्स बहुत ही आसानी से मिलने वाले हैं। कैसे? आप जॉब बैंक में जाएं। जब आप जॉब बैंक में जाएंगे तो वहां पे जब आप अपने नॉक कोड के हिसाब से ओपन पोजीशंस देखेंगे, जो कंपनीज ने ओपन पोजीशंस आपके नॉक कोड के हिसाब से जॉब बैंक में डाली हुई है, उन एम्प्लॉयर्स के नाम के आगे, उनकी पोजीशंस के आगे वो लिखा होगा कि ये जो एम्प्लॉयर है ये रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम के अंडर है। तो इसका मतलब बिल्कुल आसान है कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाके देखने की जरूरत नहीं है भाई ये एम्प्लॉयर है कि नहीं है। आपको ऐसी कंफ्यूजन होने ही नहीं वाली। इसमें एक तो संतुष्टि बिल्कुल पक्की है, और वो ये है कि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स दैट यू कैन गेट इन कैनेडा इन टर्म्स ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स यू वांट टू टॉक अबाउट। बट रुकिए, अभी ये वीडियो मैंने खत्म नहीं की है। ये वीडियो के इस प्रोग्राम के बारे में अभी और इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। बट उससे पहले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी फील्ड जिसकी आगे जाके कनाडा में बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है, और वो फील्ड है कंस्ट्रक्शन की।
अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे को ऐसा क्यों फील होता है कि कंस्ट्रक्शन में आगे बूम बहुत आने वाला है, इस फील्ड में जो भी इसके रिलेटेड प्रोफेशंस है उनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है, तो मुझे कमेंट्स में अपनी ईगरनेस वो दिखाइए कि हाँ आप वो जानना चाहते हैं, वो एग्जैक्ट रीजंस कि क्यों इस लाइन में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। कम से कम इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स डालिए, मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेके आऊंगा आपके पास विद एग्जैक्ट रीजंस। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, 3 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस प्रोग्राम रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो एप्लीकेशन डेडलाइन। अब जो ये प्रोग्राम है, दे विल स्टॉप एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन स्टार्टिंग सितंबर 2024। इट मींस जो भी एम्प्लॉयर्स को इस प्रोग्राम में अगर एलिजिबल बनना है तो उनको सितंबर 2024 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। मगर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उससे पहले वो हायर नहीं कर सकते। जैसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है और उनका जैसे ही अप्रूवल आ जाता है, प्रोग्राम के हिसाब से हायर बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आरईपी कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको बताया ये एक पायलट प्रोग्राम है, तो इसकी एक एंड डेट भी होगी। तो इसकी जो एंड डेट है वो है एंड ऑफ 2026। मगर एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, समझ लीजिए आपको जो ऑफर मिलता है कंपनी से वो मिलता है अगस्त 2024 में। अब ये जो प्लान है ये एंड ऑफ 2026 में एंड हो रहा है, इसका मतलब कतई नहीं है कि आपकी जो जॉब है वो भी एंड ऑफ 2026 में खत्म हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कभी भी आपको इस प्रोग्राम के थ्रू अगर जॉब मिलती है, चाहे वो 24 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 26 हो, उससे आगे 3 साल तक आपकी जॉब रहेगी। मगर हाँ, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 2026 के बाद इस प्रोग्राम के थ्रू टेम्पररी वर्कर्स को हायर नहीं कर सकते हैं। जो भी है प्रोसेस उससे पहले करना पड़ेगा। दोबारा आपको ये चीज बता देता हूं, पायलट की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब आपकी जो जॉब है वो अगर 2026 के नवंबर में भी शुरू हुई या 2026 के सितंबर में भी शुरू हुई तो आपको पूरा 3 साल मिलेगा इस प्रोग्राम के थ्रू, और आपका जो 3 साल का वर्क परमिट है वो कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मुझे ये भी बताइएगा आप कितना एक्साइटेड है इस प्रोग्राम के लिए। और गाइज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब आई एम श्योर आपने कर दिया होगा। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता रहा हूं, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं 27% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, दैट्स इट। 73% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया बट वीडियोस मेरी जरूर देख रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 4-4 5-5 मेरी वीडियोस देख ली बट एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, आपको प्रोग्राम्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कम से कम आप एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आसानी से जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपको पता चलता रहे। और एक लाइक को भी करने से आपका कुछ नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।